दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का सामान्य अध्ययन के इस ज्ञान के महासागर में। तो सामान्य अध्ययन की ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज हम लोग जो भारतीय संविधान पर लेकर चल रहे हैं, प्रश्नोत्तर शैली में कर रहे हैं, 20-20 प्रश्न पर डे कर रहे हैं, जिसको हमने सुपर 20 सीरीज नाम दिया है। तो ये सुपर 20 सीरीज बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होती है, जो कि हमें पूरे सिलेबस को प्रश्नोत्तर शैली में कवर कराती है। तो इसमें हम लोगों ने अब तक संवैधानिक विकास देखा, और इसके बाद जो है नागरिकता उद्देशिका देखी, मूल अधिकार देखा, और इसके अलावा जो है हमने नीति निर्देशक तत्व का अध्ययन किया। फिर संघीय कार्यपालिका और संघीय विधायिका जो संसद के रूप में हमने 3-4 जो है लगभग पार्ट्स में इसको अध्ययन किया। और हमने इसके पहले और इसके बाद जो है कुछ जो है बजट वगैरह जो आर्थिक व्यवस्था थी, बजट है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, इनका अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि के अतिरिक्त भारित व्यय और अनुदान की मांग, विनियोग विधेयक, अनुपूरक अनुदान, लेखा अनुदान, संसदीय प्रक्रिया देखी। तो आज की हमारी ये सीरीज जो है आधारित है संसदीय समितियों पर। संसदीय समितियाँ जो है 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समिति और अस्थायी है, जिसको तदर्थ समिति भी कहते हैं। ठीक है। अब स्थायी समिति जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। स्थायी समिति वित्तीय समिति होती है, विभागीय समिति होती है और सदन की समितियां होती हैं, जिसमें वित्तीय समिति 3 प्रकार की होती हैं, ये प्राक्कलन समिति और लोकलेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी प्रश्न ऑप्शन में आ जाए कि निम्न में से कौन वित्तीय समिति नहीं है, तो याद रखिए 3 ही वित्तीय समिति हैं। इसके अलावा कोई भी आ जाए, वित्त नाम से भी आ जाए, तो उसे आप टिक मार दीजिए, आगे आएगा प्रश्न इस तरीके से। तो और जो तदर्थ समिति है, अस्थायी समिति है, वो प्रवर या संयुक्त समिति होती है, और विशिष्ट मामलों की जांच करने के लिए ऐसी समिति बनाई जाती है, जैसे कि एनआरसी पर बनाएगी विशिष्ट मामले पर जांच समिति है। और विभागीय समिति होती है, जो विभाग है हमारे यहाँ लगभग 50 से ऊपर विभाग हैं, उन विभागों पर जो है बनाई गई समितियां होती हैं। और सदन की समितियां जो है, जो 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इनमें बनाई गई समितियां इससे संबंधित होती हैं। ठीक है। तो इसका हम अध्ययन आगे प्रश्नोत्तर शैली में करते हैं। निम्न में से किसे लघु संसद की संज्ञा दी जाती है? तो संसदीय समितियों को क्या कहा जाता है? लघु संसद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि संसद अपने बहुत सारे काम समितियों द्वारा संपादित करती है। मुख्यतः संसद जो है विधायी कार्य और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य इन समितियों के माध्यम से करती है, जो है विधायी कार्य और कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी नहीं है? स्टैंडिंग कमेटी कौन नहीं है? तो देखिए 2 ही समितियां होती हैं, स्थायी समिति और अस्थायी या तदर्थ समिति। तो वित्तीय समिति हमने देख लिया, स्थायी समिति थी। विभागीय समितियां हमने देख लिया, स्थायी समिति थी। अब देखिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधित समिति है, ये समिति भी जो है स्थायी समिति है, स्टैंडिंग समिति है। ये जो है एक विभागीय समिति के अंतर्गत ही आती है। तो इसमें संयुक्त प्रवर समिति जो हमने देखा था, तदर्थ समिति में देखा था प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति, जो कि अस्थायी तदर्थ समिति थी। हम इधर देख लेते हैं, देखते हैं, ये हमने चार्ट बनाया था, तो इसमें हमने ये देखा था प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति, जो कि अस्थायी समिति थी। ठीक है। निम्न में से कौन स्थायी समिति है? ठीक है, ये हो गया। तो इसमें हम लोग देखते हैं संसदीय समितियां तदर्थ और जो है स्थायी होती हैं, जिसमें जांच समितियां, सलाहकारी समितियां, वित्तीय, विभागीय और सदन की समितियां होती हैं स्थायी में। निम्न में से कौन वित्तीय समितियों का भाग नहीं है? वित्तीय समितियों का भाग कौन नहीं है? अब देखिए, मैंने एक प्रश्न आ गया ना, मैंने बताया था वित्तीय समिति 3 प्रकार की होती हैं, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति और उपक्रम समिति। तो वेतन भत्ता संबंधी समिति ये वित्तीय समिति नहीं है, जबकि वेतन और भत्तों की वित्त की बात करता है, फिर भी ये वित्तीय समिति नहीं है, बल्कि ये सेवा समिति के अंतर्गत आती है। वित्तीय समितियां जो है स्थायी समिति होती है। वित्तीय समितियां कैसी होती हैं? स्थायी समिति होती है। इसके 3 प्रकार हैं, प्राक्कलन, लोकलेखा और लोक उपक्रम। अब देखिए इसमें सदस्य कहाँ से होते हैं। तो प्राक्कलन समिति ये सबसे बड़ी समिति होती है। वित्तीय समिति में प्राक्कलन समिति सदस्यों के हिसाब से सबसे बड़ी होती है, जिसमें लोकसभा के ही केवल सदस्य होते हैं, 30 सदस्य लोकसभा के ही शामिल होते हैं इसमें। और लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अन्य कोई भी समिति वित्तीय समितियां नहीं होंगी, ये मैंने यहाँ नोट कर दिया। वेतन भत्ता संबंधी समिति सेवा समिति है, जैसा कि हमने पीछे बताया था। यह समिति एक स्थायी समिति है, वेतन भत्ता समिति भी स्थायी समिति है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय समितियों में लोकसभा सदस्यों का चुनाव इसके सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा 1 वर्ष के लिए किया जाता है। देखिए लोकसभा से जो वित्तीय समिति में सदस्य आते हैं वो किस तरीके से आते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुन करके आते हैं, 1 वर्ष के लिए आते हैं। ठीक है।
लोकसभा से। कहाँ से आते हैं? लोकसभा से। अब प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो वहाँ सिर्फ यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। जबकि राज्यसभा सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता है। तो ये दोनों सही हैं, ठीक है। स्थायी मितव्ययिता समिति किसे कहते हैं? स्थायी मितव्ययिता समिति कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति मितव्ययिता है। देखिए लोकलेखा समिति भी अगर दिया है, दोनों मतलब एक पहला और दूसरा फिर तीसरे सीख में दे दिया प्राक्कलन और लोकलेखा, तो इसी पे टिक लगाएंगे। लेकिन मुख्यतः जो है प्राक्कलन समिति है, मितव्ययिता समिति। इसको हम देख भी लेते हैं। प्राक्कलन समिति सर्वप्रथम 1921 में स्थापित की गई, परंतु आज़ादी के पश्चात पहली बार जॉन मैथाई की सिफारिश पर 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। आज़ादी से पहले तो 1921 में स्थापित हुई थी, लेकिन आज़ादी के बाद जॉन मैथाई जो उस समय वित्त मंत्री थे, उनकी सिफारिश पर 1950 में इसका गठन हुआ। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन के सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाता है। अब प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्ष नियुक्त करता है। सार्वजनिक व्यय में किफ़ायत के लिए सुझाव देने के कारण इसे मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। ये सार्वजनिक व्यय जो होता है, इसमें किफ़ायती बरतने के लिए सुझाव देता है। संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन सी है? लोकलेखा समिति। तो लोकलेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसका गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 में की गई थी। सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन सी है? लोकलेखा समिति है। मंत्री सदस्य इसके नहीं होते हैं, कोई भी मंत्री। अगर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा अनुसार विपक्ष के सदस्य को समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। विपक्ष का सदस्य जो होता है उसी को इसका जो है अध्यक्ष बनाया जाता है, मंत्री सदस्य इसका नहीं होता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किस समिति को कहा गया? अब प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा गया लोकलेखा समिति को। तो ये प्रश्न अक्सर आते हैं, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कौन है? लोकलेखा समिति है। क्यों है? प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है, इसलिए इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था, अगर मतलब जो है ऐसा प्रश्न आ जाए कि सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखने वाली समिति कौन है, अगर उसमें दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि दोनों सही हैं, तो आप जो है उस पर जाएंगे प्राक्कलन समिति पे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं और नीचे ऑप्शन में दिया है कि दोनों उपयुक्त में से, तो आप दोनों उपयुक्त में से उस पर टिक करेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के प्रतिवेदनों की जांच करने वाली समिति कौन है? तो ये भी दोनों होंगे। कैग के प्रतिवेदनों की जांच करती है लोकलेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, दोनों मतलब इसमें प्राक्कलन समिति नहीं है, लोकलेखा समिति है और लोक उपक्रम समिति है, जो कि कैग के प्रतिवेदनों की जांच करती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के जो है प्रतिवेदनों की जांच करती है, ठीक है। लोकलेखा समिति की अनुशंसाएं परामर्शी होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती हैं, ठीक है। ये सभी जो है इसकी जितनी भी अनुशंसाएं होती हैं सब परामर्शी होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती हैं, यानी कोई सदन माने या ना माने। सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी लोक उपक्रम समिति को लाने का श्रेय किसे जाता है? तो श्री जीवी मावलंकर को जाता है। किसको जाता है? श्री जीवी मावलंकर को। 1964 में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष ने इस समिति का सर्वप्रथम गठन किया था। कौन से? सार्वजनिक उपक्रम समिति या लोकलेखा समिति। तो अब इसमें प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। एक प्रश्न तो हमने देख दिया कि वित्तीय समिति में सबसे पुरानी समिति कौन है और सबसे आधुनिक समिति कौन है वित्तीय समिति में? तो सार्वजनिक लोक उपक्रम समिति सबसे आधुनिक समिति है, 1964 में स्थापित की गई थी। इस समय विभागीय समितियों की संख्या कितनी है? तो विभागीय समितियों की संख्या इस समय 24 है, ध्यान रखना ये। इसका हम इतिहास देखते हैं। लोकसभा की नियम समिति की अनुशंसाओं पर 1993 में 17 विभागीय समितियां स्थायी विभागीय समितियां गठित की। तो विभागीय समितियां कैसी होती हैं? स्थायी समिति होती हैं। और इसका गठन कब किया गया था? नियम समिति के अनुशंसाओं पर 1993 में 17 विभागीय स्थायी समितियों को गठित किया गया। परंतु 2004 में इसकी संख्या 7 और बढ़ गई, तो ये 24 हो गई, ठीक है। 21 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। किसके जो है इसमें कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से 21 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर के 31 सदस्य जो है होते हैं विभागीय समितियों में, ठीक है। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। यदि इसका सदस्य मंत्री बन जाता है तो उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है, ठीक है। विशेषाधिकार एवं याचिका समितियां, प्रमुख जांच समितियां, इनमें दोनों सदनों से कितने कितने सदस्य होते हैं? तो ये विशेषाधिकार और याचिका समितियां ये जांच समितियां हैं। तो इसमें दोनों सदनों से कितने कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं, ठीक है। महिला सशक्तिकरण समिति का गठन कब हुआ?
तो महिला सशक्ति समिति गठन जो है 1997 में हुआ। देखो महिलाओं के सशक्तिकरण पे काफ़ी प्रश्न मेंस में भी आते हैं, तो हम इसमें ध्यान रखें कि सशक्तिकरण समिति का गठन कब हुआ, 1997 में। 1997 जांच समिति, 1997 में गठित जांच समिति, ये जांच समिति है महिला सशक्तिकरण। इस समिति में लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य, यानी कुल 30 सदस्यीय समिति है, इसमें होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिवेदन पर इस विचार करती है समिति। निम्न में से किन किन सदन की समितियों का पदेन अध्यक्ष लोकसभा में उसका अध्यक्ष तथा राज्यसभा में उसका सभापति होता है। देखिए कुछ समितियाँ ऐसी होती हैं जिसका पदेन अध्यक्ष जो है लोकसभा का अध्यक्ष अगर वहाँ पर बनाई गई समिति है और राज्यसभा में बनाई गई समिति है तो राज्यसभा का सभापति होता है उसका पदेन अध्यक्ष। पदेन मतलब वो समिति बनेगी तो उसका अध्यक्ष अपने आप ही वो हो जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से हैं, नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति और सामान्य प्रयोजन समिति। ये तीनों समितियों के अध्यक्ष सभापति जो है उसी के लोकसभा और राज्यसभा के सभापति अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और निजी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों हेतु समिति, ये राज्यसभा में नहीं बनाई जाती है समिति, ये सिर्फ लोकसभा की समिति है, तो ये वहाँ का लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है। व्याख्या देख लेते हैं। निजी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों हेतु समिति का अध्यक्ष लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है, जबकि राज्यसभा में ऐसी कोई समिति नहीं होती है, बताया मैंने पहले। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य परिलब्धियों के लिए एक स्थायी संयुक्त समिति का गठन कब किया गया, तो 1954 में किया गया। संसद सदस्य यानी वेतन भत्ता अधिनियम 1954 के अंतर्गत 1954 में वेतन भत्ता समिति का गठन हुआ। इसमें 10 लोकसभा से तथा 5 राज्यसभा से सदस्य थे। आवास समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा से क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं। अब देखिए ये एक ऐसी समिति है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा से बराबर सदस्य होते हैं, ठीक है। अभी हमने इसके पहले आधा देखा था, लेकिन यहाँ पर दोनों में बराबर सदस्य होते हैं। आवास समिति, आवास समिति मतलब अब चूँकि दोनों जगह सदस्यों को आवास मुहैया कराने की व्यवस्था होती है, जो लोकसभा के सदस्य हैं उनके लिए, राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्यों के लिए, तो दोनों जगह आवास समितियों का गठन किया जाता है। और तो इसमें 12-12 सदस्य जो है राज्यसभा और लोकसभा से होते हैं। आवास समिति एकमात्र ऐसी समिति है जिसमें दोनों सदनों के 12-12 बराबर सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष और सभापति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसी विधेयक पर विचार करने के लिए कौन सी समिति गठित की जाती है, तो इसके लिए प्रवर एवं संयुक्त प्रवर समिति गठित की जाती है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न घुमाने वाला आ गया। पहले दे दिया केवल प्रवर समिति, ये गठित की जाती है। केवल संयुक्त प्रवर समिति, ये भी गठित की जाती है। अब केवल प्रवर समिति का मतलब होता है किसी एक सदन में गठित की गई समिति। किसके लिए, विधेयक पर विचार करने के लिए। हमने पहले पढ़ा था संसद वाले टॉपिक में, तो ये देखा था कि जो विधेयक आते हैं किसी भी सदन में, तो अगर मतलब बिना विवादित वाले विधेयक होते हैं उसको तो तुरंत जो है सेकंड वाचन के लिए तैयार कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई विधेयक विवादित होते हैं या उस पर विचार विमर्श की आवश्यकता होती है तो उसे संसदीय समितियों को सौंप दिया जाता है, ठीक है। तो संसदीय समितियां जो है उस पर काफ़ी विचार विमर्श करके फिर उसका जो है नोटिस 3 महीने के अंदर वो जो है सदन के पटल पर रखती हैं, 3 महीने के अंदर, या फिर सदन जो निश्चित करे उसका समय उस दौरान। और संयुक्त प्रवर समिति ऐसी समिति होती है जिसमें दोनों सदनों की जॉइंट समितियां बनाई जाती हैं, तो इसलिए प्रवर और संयुक्त समितियां दोनों जो है इसमें भाग लेती हैं, ठीक है। सलाहकार समिति नहीं होगी इसमें। जब व्याख्या देख लेते हैं, जब अलग अलग सदनों में विधेयक पर विचार करने के लिए 30 सदस्यीय समिति गठित करते हैं तो प्रवर समिति होती है। और प्रवर समिति में मतलब 30 सदस्य होते हैं। एवं दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से किसी विधेयक पर विचार करने हो तो लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 15 यानी 45 सदस्य किसमें कौन सी समिति के सदस्य होते हैं, प्रवर संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं। प्रवर समिति को अपनी रिपोर्ट कितने समय में सदन में रखना पड़ता है, देखिए वही प्रश्न आ गया, कितने माह, 3 माह अथवा सदन द्वारा नियति अवधि, सदन ने जो अवधि निर्धारित कर दी है उस अवधि में उसे देना पड़ेगा। नागरिकता संशोधन कानून पर गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी जो थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, किस पर, नागरिकता संशोधन कानून पर गठित हुई थी। तो उसके अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र अग्रवाल हैं, ठीक है, याद रखना, राजेंद्र अग्रवाल। इस प्रकार की तदर्थ समितियों का गठन, ये कैसी समिति है, अस्थायी समिति है, तदर्थ समिति की गठन किसी विशिष्ट मामले की जांच हेतु की जाती है। तो ये विशिष्ट मामला है, इसकी जांच के लिए तदर्थ समिति गठित की गई। सर्वप्रथम 1951 में मुदगल के आचरण की जांच हेतु ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी का गठन हुआ था। इसमें कुल 45 सदस्य होते हैं, हमने पीछे देखा, लोकसभा में 30 और राज्यसभा में 15 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति यानी PAC, ये भी जो है लोक लेखा समिति होती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष कौन है, अधीर रंजन चौधरी, इसके अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। ये भी लेटेस्ट प्रश्न है,
तो ये याद रखना। अधीर रंजन चौधरी पीएससी के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी से। जैसा कि हमने देखा कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी पार्टी का होता है, इसलिए यहाँ पर इसको कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और मीनाक्षी लेखी जो है ये कौन किसकी है? सार्वजनिक उपक्रम समिति की अध्यक्ष है। सार्वजनिक उपक्रम समिति की अध्यक्ष कौन है? मीनाक्षी लेखी। और गिरीश भालचंद्र बापट जी प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। अब प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं 30, तो गिरीश भालचंद्र इसके सदस्य हैं, वो अध्यक्ष हैं। और गणेश सिंह जो है अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के जो है इसके अध्यक्ष हैं, गणेश सिंह। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये यहीं पर जो है ये हमारा पूरा सीरीज़ समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, और नए व्यूवर्स जो जुड़ रहे हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो बनते ही नोटिफिकेशन आपके पास तत्काल पहुंच जाए। आप अपने जीवन का 20-25 मिनट निकाल करके हमारे इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देखिए, आपका पूरा कोर्स कवर होगा। और अगर आपने किताबों से पढ़ लिया है तो रिवीज़न होगा प्रश्नों के माध्यम से। और इस प्रकार से आप जो है बार बार इसको अगर देखते हैं तो ये एक तरीके से ये रट जाएगा पूरा सिलेबस, और आप परीक्षा में गड़बड़ी करने से बच जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।